नमस्कार। वोट चोरी, ये दो शब्द आज भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़े विवाद की वजह बन गए हैं। ये सिर्फ कोई आरोप नहीं है, बल्कि एक ऐसा राष्ट्रव्यापी अभियान है जो हमारे लोकतंत्र की बुनियाद पर ही सवाल उठा रहा है। तो आज हम इसी पूरे मामले की हर परत को खोलकर देखने वाले हैं। तो आखिर ये वोट चोरी है क्या? देखिए, ये बूथ कैप्चरिंग या ईवीएम हैकिंग जैसे पुराने आरोपों से बिल्कुल अलग है। इसका मेन दावा यह है कि असली खेल वोटिंग वाले दिन नहीं होता, बल्कि महीनों पहले वोटर लिस्ट में ही हेरफेर करके खेला जा रहा है। और इन आरोपों की गंभीरता कितनी है, इसका अंदाजा राहुल गांधी के इन शब्दों से लगाया जा सकता है। राष्ट्रविरोधी कार्य, आपराधिक साजिश, देशद्रोह। इन शब्दों से यह साफ है कि इसे सिर्फ एक पॉलिटिकल बयान की तरह नहीं, बल्कि लोकतंत्र पर एक सीधे हमले की तरह पेश किया जा रहा है। इस पूरे मुद्दे को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले, ये आरोप असल में हैं क्या? दूसरा, सबूत के तौर पर क्या दिखाया जा रहा है? तीसरा, इस पर सरकार और चुनाव आयोग का जवाब क्या है? चौथा, ये एक इतना बड़ा नेशनल कैंपेन कैसे बना? और आखिर में सबसे जरूरी सवाल, क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक कहानी है या फिर एक साबित हो चुका सच? तो चलिए सबसे पहले इस विवाद की जड़ को ही समझते हैं। आखिर यह आरोप लगा कौन रहा है, किसके खिलाफ लगा रहा है और इसमें दांव पर क्या लगा है? देखिए, इस पूरे विवाद के सेंटर में कांग्रेस पार्टी का यह सीधा सीधा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोटर लिस्ट में बड़े लेवल पर गड़बड़ी की है। और इसका सिर्फ एक ही मकसद था, 2024 के चुनाव नतीजों को अपने फेवर में करना। और ये सिर्फ कोई हवाई आरोप नहीं है। कांग्रेस ने बाकायदा एक नंबर दिया है। उनका दावा है कि इस कथित हेरफेर की वजह से उन्हें कम से कम 48 सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा। एक बहुत बड़ा नंबर है। अब देखिए, कोई भी इतना बड़ा इल्जाम लगाएगा तो सबूत तो देने पड़ेंगे। इस मामले में कांग्रेस पार्टी अपने सबसे बड़े सबूत के तौर पर एक केस स्टडी सामने रखती है, बेंगलुरु की महादेवपुरा विधानसभा सीट की। चलिए इसके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। इस पूरी केस स्टडी की बुनियाद टिकी है इस एक चौंकाने वाले आंकड़े पर, 1,02,050। कांग्रेस का दावा है कि ये सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र में मिली संदिग्ध वोटर एंट्रीज की संख्या है। सोचिए, सिर्फ एक विधानसभा में। तो सवाल उठता है कि ये हेरफेर आखिर हुआ कैसे? कांग्रेस ने 5 मुख्य तरीके बताए हैं, जैसे एक ही इंसान का नाम लिस्ट में कई कई बार डालना, या फिर ऐसे पते दे देना जो असल में हैं ही नहीं। सबसे बड़ा आरोप है एक ही घर के पते पर सैकड़ों वोटर्स का रजिस्ट्रेशन, और साथ ही नए वोटर्स को जोड़ने वाले फॉर्म 6 का भी बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, इन आंकड़ों का राजनीतिक मतलब क्या है? कांग्रेस का कहना है कि महादेवपुरा में बीजेपी को जो लगभग 1.14 लाख वोटों की जबरदस्त लीड मिली, वो इन्हीं संदिग्ध वोटों का नतीजा थी। और यही लीड बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट का फैसला बीजेपी के पक्ष में करने के लिए काफी थी। जाहिर है, इतने बड़े और संगीन आरोपों के बाद कहानी के दूसरा पहलू सुनना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। तो चुनाव आयोग और बीजेपी ने इन दावों का क्या जवाब दिया? चलिए वो भी देखते हैं। ये स्लाइड एक तरह से इस पूरे विवाद का दिल है। एक तरफ कांग्रेस का दावा है कि एक ही पते पर सैकड़ों फर्जी वोटर बना दिए गए, और दूसरी तरफ बीजेपी और चुनाव आयोग का जवाब है कि ये फर्जी नहीं, बल्कि बेंगलुरु जैसे आईटी हब के हॉस्टल और पीजी में रहने वाले असली स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स हैं। मतलब दो बिल्कुल अलग अलग बातें। चुनाव आयोग ने तो बहुत ही सख्त रुख अपनाया। उन्होंने इन दावों को सीधे सीधे झूठा और भ्रामक बताकर खारिज कर दिया, और कांग्रेस को एक तरह से चुनौती दी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बजाय शपथ पत्र के साथ अदालत में ठोस सबूत पेश करें। और बीजेपी का स्टैंड भी बिल्कुल साफ है। उनका कहना है कि ये सब चुनाव में मिली हार को पचा न पाने का एक बहाना है और ध्यान भटकाने के लिए एक पॉलिटिकल स्टंट से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और दफ्तरों तक ही नहीं रुकी। इससे जनता के बीच ले जाने के लिए एक पूरे ऑर्गेनाइज्ड आंदोलन, एक राष्ट्रव्यापी अभियान की शक्ल दे दी गई। इस अभियान की एक सोची समझी डिजिटल स्ट्रैटेजी थी। सबसे पहले तो एक वेबसाइट लॉन्च की गई जहां सारे कथित सबूत अपलोड कर दिए गए। फिर समर्थकों को जोड़ने के लिए एक मिस्ड कॉल लाइन शुरू की गई, और सोशल मीडिया पर एच फाइल्स जैसे नाटकीय वीडियो के जरिए कहानी को और भी सनसनीखेज बनाया गया। इस अभियान की भाषा बहुत इमोशनल रखी गई। लोकतंत्र खतरे में है और संविधान पर हमला जैसे नारों का खूब इस्तेमाल किया गया ताकि लोगों का सपोर्ट मिल सके। और इसी के साथ मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट की मांग को भी जोर शोर से उठाया गया।
तो अब आते हैं हम सबसे बड़े सवाल पर। इन सारे दावों, जवाबों और इस पूरे अभियान का आखिर नतीजा क्या निकला? क्या ये एक कामयाब पॉलिटिकल टूल बना? और कानून की नज़र में ये मामला आज कहाँ खड़ा है? चलिए इसका विश्लेषण करते हैं। ये टेबल पूरी कहानी को दो हिस्सों में साफ साफ बांट देती है। एक तरफ एक राजनीतिक हथियार के तौर पर देखें तो ये अभियान काफी असरदार रहा। इसने विपक्ष को एक मुद्दे पर एकजुट किया और चुनाव आयोग पर दबाव भी बनाया। लेकिन दूसरी तरफ अगर इसे एक कानूनी मामले के तौर पर देखें तो ये अब भी बहुत कमजोर है, क्योंकि कोई भी सबूत अब तक अदालत में साबित नहीं हुआ है और ना ही कोई चुनावी नतीजा बदला गया है। तो निचोड़ ये है कि फिलहाल वोट चोरी एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिकल कहानी तो बन चुकी है, लेकिन ये कोई कानूनी तौर पर साबित हुआ सिस्टमैटिक फ्रॉड नहीं है। राजनीतिक दावों और कानूनी सबूतों के बीच अभी भी एक बहुत बड़ा फासला है। तो आखिर में हम वहीं पहुंचते हैं जहां से हमने शुरू किया था। क्या ये लोकतंत्र को बचाने की एक ईमानदार लड़ाई है या फिर चुनाव के नतीजों के बाद बनाई गई एक चतुर राजनीतिक कहानी? इसका असली जवाब शायद आने वाले वक्त में अदालतों में और हां, जनता की अदालत में ही तय होगा। और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सबके लिए जरूरी है।